Good morning everyone. Up to now we have studied about the pre-fertilization events and fertilization event. In fertilization event we studied yesterday about the double fertilization, syngamy, triple fusion, and along with that we also studied that what is primary endosperm cell or primary endosperm nucleus 3N. It is the result of triple fusion. And after that the topic comes of post fertilization events. अभी तक तो हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ा। फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस प्रोसेस को, किस फिनोमेनन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ होते हैं तो उसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Along with that, primary endosperm cell और primary endosperm nucleus 3 which is also known as triple fusion के बारे में हमने पढ़ा। But now we are going to talk today about the post fertilization events. हम लोग आज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेनली क्या होता है अबाउट इन दिस केस इन दिस चैप्टर देयर आर गिवन दैट एंडोस्पर्म एम्ब्रियो एंड सीड्स आर द थ्री मेन पॉइंट्स इंक्लूडिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन आज के इस चैप्टर में आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में तीन चीजें हैं, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड द सीड। Now let's start with the endosperm. Endosperm is the major product of the endosperm cell. Primary endosperm cell which is formed during the triple fusion. Central cell get converted into the primary endosperm cell during the process of triple fusion and gives a lot of, along with that the embryo development also attached with them. The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. And the tissues of the cells of the tissue are filled with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो जो ट्रिपल फ्यूजन की ड्यूरेशन में सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उससे क्या होता है वो रिपीटेडली डिवाइड करके ढेर सारे सेल्स को फॉर्म करता है। और जो सेल्स फॉर्म होते हैं वो एक अच्छे रिजर्व फूड मटेरियल के स्टोर करते हैं, अच्छा खासा फूड मटेरियल को रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं। और वो फूड मटेरियल कहाँ यूज होता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो फूड मटेरियल जो स्टोर कर रखते हैं वो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए वो इस्तेमाल होता है। जो एम्ब्रियो डेवलप करता है उसके नरिशमेंट के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। नुक्वेल अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज फ्री न्यूक्लियाई। और एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के साथ जो पेन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है और ढेर सारी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है विच जनरली फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। दिस स्टेज endosperm development is called a free nuclear endosperm and the cell formation occurs and endosperm becomes cellular। और उसी के साथ एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के साथ ही सेल का फॉर्मेशन भी होता है। उसी के साथ जो एंडोस्पर्म होता है हमारा वो सेलुलर हो जाता है। दैट इट्स आल्सो बियर्स द सेल, उसके पास भी न्यूक्लियस के साथ सेल्स भी आ जाती हैं। along with that the number of free nuclei formed before cellularization varies greatly। और जो सेलुलाइजेशन से पहले न्यूक्लियाई फॉर्म होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती है, उसका कोई संख्या नहीं होती, मेनी मोर वो फॉर्म कर सकते हैं। आपने तो नारियल में देखा होगा ना, नारियल का जो वाइट लेयर होता है वो कुछ और नहीं होता, इट्स ओनली द एंडोस्पर्म ऑफ दैट एम्ब्रियो। वो जो नारियल में वाइट लेयरिंग होती है, नारियल के अंदर जो नारियल फ्रूट होता है कोकोनट, उसके अंदर जो वाइट लेयरिंग होती है वो और कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट ओनली द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, एंडोस्पर्म सेल होता है। You are familiar and thousands of nuclei and surrounding it white kernel is the cellular endosperm. Endosperm में either be completely consumed by the developing embryo। कभी कभी क्या होता है जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जो फॉर्म होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए होता है, तो कभी कभी होता है ये कि डेवलपिंग एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम कर जाता है और कभी कभी वो कुछ बच जाता है। तो लेटर वी टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट टॉपिक। हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो ये सारी बातें जो अब तक हमने की हैं दैट्स ओनली अबाउट द एंडोस्पर्म। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एम्ब्रियो। अब हम एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेल। जो एम्ब्रियो का
डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोपिलर एंड के पास होता है। माइक्रोपिलर एंड से ही तो उसका डेवलपमेंट शुरू होता है और माइक्रोपाइल की जगह उसी तरह बची रहती है एम्ब्रियो सैक में भी, एम्ब्रियो में भी। क्यों? फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड सप्लीमेंट। वो माइक्रोपाइल की जगह ऑक्सीजन और वाटर के एक्सचेंज के लिए बंद नहीं होती है, उसी तरह पड़ी रहती है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the stages differ greatly, the early stage of embryo development, embryogeny, in both monocotyledons and dicotyledons, depicts the stages of embryogeny in dicotyledonous embryo. तो ये जो एडेप्टेशन है, जो इंडोस्पर्म जो वो माइक्रोपाइल की जगह जो उसी तरह छोड़ दी जाती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर, उसके साथ ही साथ जो उनका डेवलपमेंट होता है इन स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनी। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनी, उसके साथ ही साथ जो मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो नियर अबाउट सेम होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द zygote, globular embryo, heart-shaped embryo and mature embryo. Now we are going to discuss how embryo develops, how embryogeny process get occurred. Embryogeny process कैसे होती है? First of all, zygote formation after the fertilization process takes place. जब zygote का formation होता है, along with the formation of zygote, the synergic cells and antipodal cells dissolved in it. जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो फिर क्या होता है, जो एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, एक सेल के साथ, वो सब डिसॉल्व कर जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जाइगोट सेल बचता है और एंडोस्पर्म सेल बचता है। जाइगोट जो है फिर फर्दर डिवीजन करके ग्लोबुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो डिवीजन करके हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और आफ्टर ऑल हार्ट शेप फिर डेवलप करके मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और मैच्योर एम्ब्रियो का क्या होता है? मैच्योर एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, प्लूम्यूल एंड अलोंग विद कॉटिलिडन्स। जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसके पास सबसे मेन चीजें, तीन चीजें होती हैं, रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलिडन। ये तीनों चीजें अगर किसी एम्ब्रियो में हैं, प्रेजेंट हैं, तो उसे वो मैच्योर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है, टिपिकल एम्ब्रियो होता है, उसके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल एक्सिस। Along with that, two cotyledons. एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ उसके पास दो कोटिलिडन्स भी मौजूद होते हैं। और द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज द एपिकोटाइल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव लेयर होती है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम स्ट्रिप। यहाँ प्लूम्यूल से स्टेम स्ट्रिप निकलता है जो टर्मिनेट हो जाता है प्लूम्यूल में। प्लूम्यूल से क्या होगा? प्लूम्यूल से स्टेम का पार्ट ग्रो करेगा एंड the cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyl that terminates at its lower end in the radicle or root tip. और जो ये उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का जो पार्ट होता है उससे, जिसमें रेडिकल प्रेजेंट होता है, इसे हाइपोकोटाइल के नाम से जानते हैं। This portion is known as epicotyl and this portion is known as hypocotyl. Radicle give rise to the root tip. रेडिकल से क्या ग्रो करता है? रेडिकल से रूट टिप ग्रो करता है और रूट टिप इज कवर्ड विथ ए रूट कैप, और रूट टिप के पास एक रूट कैप मौजूद होता है। Along with that, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन possesses only one cotyledon। और उससे वहीं अगर बात करें मोनोकोटिलिडन्स की, तो जो एम्ब्रियो मोनोकोटिलिडन का एम्ब्रियो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कोटिलिडन्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। अगर हम ग्रास फैमिली की बात करें, ग्रास फैमिली में जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का जो कोटिलिडन होता है उसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। स्क्यूटेलम इज नोन एज द कोटिलिडन इन द ग्रास फैमिली ऑफ द मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। Along with that, at its lower end, the embryonal axis has a radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorrhiza। और उसी के साथ उनके पास
एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे के हिस्से में रेडिकल एंड रूट कैप होते हैं जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड सीड से कवर होते हैं, जिसे हम कोलोराइजा के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे रेडिकल और रूट कैप एक कोलोराइजा नाम से चीज से वो इनक्लोज है, कंप्लीटली इनक्लोज है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का हिस्सा है। रेडिकल और रूट कैप कोलोराइजा में इनक्लोज है कंप्लीटली। तो ये मोनोकोटिलिडन्स में दिखाई पड़ता है, पाया जाता है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्केट्यूलम इज द एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज ए शूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया enclosed in a hollow foliar structure called सिलोप्टाइल। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं। और एपिकोटाइल के पास क्या होता है? एपिकोटाइल के पास शूट एपेक्स होता है, जहाँ से शूट निकलती है, जहाँ से स्टेम निकलती हैं, और उसी के साथ साथ कुछ लीफ प्रिमोर्डिया भी उसके अंदर इंक्लोज हुए रहते हैं। और उस इन्हें हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, कुछ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में खोखले जगह में कुछ लीफ प्रिमोर्डिया भी इसमें पाए जाते हैं, और जिसे हम सिलोप्टाइल के नाम से जानते हैं। दिस सिलोप्टाइल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया। इनके पास कुछ लीफ के प्रिमोर्डियाज भी पाए जाते हैं मोनोकोटिलिडनस प्लांट में। दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियो। अभी तक जो हमने सारी डिस्कशन की है वो सारी की सारी डिस्कशन है एम्ब्रियो के बारे में, कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो मैच्योर हुआ, और ये सारे पोर्शंस हैं, ये जो तीनों लेयर है, ग्लोबुलर हेड से तो मैच्योर एम्ब्रियो, ये मैच्योर एम्ब्रियो जो है जिसमें दो कोटिलिडन्स होंगे और डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कहलाता है। इसमें सिंगल कोटिलिडन होगा, उसे स्केपुलम के नाम से जानते हैं, उसे हम मोनोकोटिलिडनस प्लांट में वो पाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीड। अब हम बात करेंगे सीड के बारे में। क्या एम्ब्रियो तो हो गया फॉर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म भी फॉर्म हो गया, एम्ब्रियो भी फॉर्म हो गया। अब उसके बाद फॉर्मेशन किसका होना है? उसके बाद फॉर्मेशन होना है सीड्स का। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द सीड। सीड जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और इसे हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। सीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। सीड्स कहाँ बनते हैं? फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स का फॉर्मेशन होता है। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडन एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। और एक सीड के पास जो एक टिपिकल सीड होता है उसके पास एक सीड कोट होता है, कोटिलिडन होता है, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस मौजूद होती है। The cotyledon of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve as in legumes। और जो cotyledon होता है सीड का वो swollen होता है, वो फूला हुआ होता है because it consists of food reserve। वो फूड को स्टोर करके रखा हुआ होता है, इसीलिए सीड का जो cotyledon है वो सब swollen स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है, कुछ फूला हुआ हमें नजर आता है। Matured seeds में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। जो मैच्योर सीड्स होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस? नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस क्या होते हैं? द सीड्स, the embryo which completely consume the endosperm for their development are considered as non-albuminous seeds। जिस सीड में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के थ्रू एंडोस्पर्म का पूरा कंजप्शन कर जाता है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाता है, उसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। और वहीं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जब पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम ना हो तो उस कंडीशन को एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। और वहीं जब वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कंज्यूम हो जाए तो उसे एक्स नॉन एल्ब्यूमिनस कंडीशन शो करेंगे। और फॉर एग्जांपल पी एंड ग्राउंडनट शोस नॉन एल्ब्यूमिनस कंडीशन। पी और जो ग्राउंडनट होता है उनमें हमें नॉन एल्ब्यूमिनस कंडीशन देखने को मिलती है। और वहीं वीट में, मेज में, बार्ली में हमें एक्स एल्ब्यूमिनस कंडीशन देखने को मिलती है। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, ट्रीनेंट्स ऑफ
nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is perisperm. कभी कभी ब्लैक पेपर और बीट जैसे सीड में रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो परसिस्टेंट. जो रेमिनेंट्स, जो बचे हुए न्यूसेलस होते हैं, न्यूसेलस सेल्स, वो बचे रह जाते हैं और उस रेसिड्यूअल को परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म. उस जो बचा हुआ, जो रेसिड्यूअल बचा होता है, इट इज द परसिस्टेंट न्यूसेलस, जो बचा हुआ रहता है, उससे हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, जब सीड फॉर्म हो जाता है तो इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट इन द सीड गेट हार्डन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द सीड कोड. जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं, वो कड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो सीड कोड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. अलॉन्ग विद डैट, उसके साथ ही जो माइक्रोपाइल का पोर्शन रहता है वो एक ओपन रह जाता है सीड में, वो क्लोज नहीं होता है. और वो किस लिए ओपन होता है? इट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस. गैसेस और वाटर के एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन और वाटर के फैसिलिटेशन के लिए वो सीड में ओपन रह जाता है. और जैसे ही सीड मैच्योर होता है, एज सीड्स मैच्योर, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई. और जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है, जैसे सीड अपनी मैच्योरिटी को गेन करता है, उसका जो वाटर कंटेंट है वो सूखता जाता है और रिलेटिवली ओनली 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज प्रेजेंट इन सीड. और फिर सीड में फिर वो सिर्फ 10 से 15% ही मॉइस्चर कंटेंट बचा रहता है. और उसके बाद इस कंडीशन को हम डॉर्मेंसी कहते हैं. और उसके बाद जब सीड जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसकी स्लो डाउन हो जाती हैं, फिर जो सीड होता है, जब ये वाटर क्वांटिटी कम हो जाएगी सीड में, तो उसके बाद वो फिर उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, वो धीरे स्लो हो जाते हैं. और फिर उसके बाद जो सीड है वो एक स्टेट में इंटर करता है जिसे कहते हैं डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी स्टेट में वो सीड उसी तरह पड़ा रहेगा और फिर जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर और सारी उसकी नेसेसिटीज उसको कंप्लीटली मिलेंगी. जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, एडिक्वेट मॉइस्चर मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा और टेम्परेचर मिल जाएगा, तो फिर से वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा. एज सीड जर्मिनेट, जब सीड का जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, तो फिर वो न्यू प्लांट को फॉर्म करता है. ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. जैसे ही ओव्यूल मैच्योर करता है सीड में, ओव्यूल से सीड का मैच्योरेशन होता है, उसी तरह ओवरी जो होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है. दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं और द वॉल ऑफ द ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू द पल्प ऑफ द फ्रूट. फ्रूट के छिलके के रूप में हो जाता है. इसे हम पेरिकार्प कहते हैं. इसे हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. वो प्रोटेक्टिव लेयर का वर्क परफॉर्म करता है. अलॉन्ग विद दैट द फ्रूट्स में भी फ्लेसी. जो फ्रूट होते हैं वो फ्लेसी हो सकते हैं, जैसे गवावा हुआ, मैंगो हुआ और ये वाटरमेलन हुआ, इसमें फ्लेसी होते हैं. वो उसमें गूदेदार हो सकते हैं, वो भरे हुए हो सकते हैं. और उसी के साथ साथ सीड प्लांट्स ने सीड डिस्पर्सल की टेक्निक्स को भी ढूंढ रखा है कि कैसे वो सीड को डिस्पर्स करे ताकि न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो सके. उसी के साथ इन नोड्स ऑफ द प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी. कई ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है. द अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फ्लॉल ऑफ. जब फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है तो जो दूसरे पार्ट होते हैं फ्लावर के वो डीजनरेट हो जाते हैं या टूट के गिर जाते हैं. अलॉन्ग विद दैट उसके साथ ही इन कुछ स्पीसीज जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू. एप्पल हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ और कैस्यू, काजू जो होते हैं, इनमें जो ये फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है ये बाय द हेल्प ऑफ थैलेमस ग्रो करके, थैलेमस ऑफ द प्लांट ग्रोज एंड फॉर्म्स द फ्रूट. थैलेमस जो होता है प्लांट का वो ग्रो करके फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है. इसी वजह से इन फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, बिकॉज इनमें फर्टिलाइज ओवरी के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट नहीं होता है. वहीं जिन फ्रूट्स में फर्टिलाइज ओवरी के थ्रू, ओवरी से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ओवरी फॉर्मेशन के बाद ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं. और जिसमें विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी फर्टिलाइजेशन के बिना थैलेमस से ग्रोथ होता है, उन फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं. अलॉन्ग विद दैट उसके साथ ही साथ in most of the species fruits are the result of fertilization. There are a few species in which fruit develops without fertilization.
अधिकतर मोस्ट प्लांट्स में फ्रूट का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज भी हैं प्लांट्स की जिसमें फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट्स का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बिना ही हो जाता है। एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। हम उन फ्रूट्स को जो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के जो फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, हम उन फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। दीज आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स इन विच सीड्स आर एब्सेंट। ऐसे फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते हैं, सीड्स एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का बनाना। बनाना इज द मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल इन द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। Parthenocarpy is be induced through the application of growth hormone and such fruits are seedless. पार्थेनोकार्पी जो प्रोसेस होती है वो कैसे ऑकर होती है? वो ऑकर होती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स से जो फ्रूट को ग्रोथ करवाया जाता है उसमें सीड्स नहीं होती हैं। These plants are seedless. If you are talking about the seed is most helpful for the angiospermic plant. अगर हम सीड्स की बात करें तो सीड्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को बहुत तरीके से हेल्प करते हैं इन वेरिड मैनर, बहुत ही वेरिड मैनर में उन्हें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू सीड्स होंगे तो तभी तो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन प्रोसेस वो उसमें होगा, फ्लावर्स में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, क्योंकि तभी तो सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड कोट जो होता है बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और उसी के साथ साथ सीड ऑल्सो हेल्प्स अस इन बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर में भी हमें सीड्स बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज सीड में सोन इन द फील्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट। जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो खेत में बोए जाते हैं तभी तो हमें एक नया प्लांट मिलता है। Dehydration and dormancy mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop in next season. जो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी होती है मैच्योर फूड में, वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है सीड का फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड। सीड को स्टोर करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी की चीज़ें कि सीड में हों। और उससे क्या होता है, जो ऐसा होने से जो सीड डेवलप होता है वो हम फूड के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में ग्रो करने के लिए रख भी सकते हैं, स्टोर करके उन्हें हम रख भी सकते हैं। How long does the seed remains alive after their dispersal is not very known well. जैसा कि जो वायबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन्स की आफ्टर द डेसिस के बाद, जैसा पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है अलग अलग होती है, ईच एंड एवरी स्पीसीज में अलग अलग होती है, उसी तरह सीड्स का जो मतलब सीड्स फॉर्मेशन के बाद, डिस्पर्सल के बाद, सीड्स के डिस्पर्सल के बाद सीड कब तक जिंदा रहेंगे, ये कंडीशन हर एक प्लांट पे अलग अलग होती है। किसी प्लांट्स के कुछ एक हफ्ते में सीड डाई कर जाएंगे, किसी के एक मंथ में, तो किसी के सालों तक जिंदा पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, seeds of large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds years. The oldest is that of lupin. जो सबसे पुराना सीड पाया गया है जो कि 10,000 years old है, वो ल्यूपिन का सीड है, जिसका साइंटिफिक नेम यहाँ दिया हुआ है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा। जो आर्टिक टुंड्रा से मिला हुआ है वो 10,000 ईयर के डॉर्मेंसी के बाद ग्रो हुआ है और वो फ्लावरिंग प्रोसेस को शो किया है। और वहीं जो 2000 साल पुराना ओल्ड वायबल सीड जो मिला है वो डेट प्लाम का, जिसका साइंटिफिक नेम है फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हॉर्स पैलेस नियर द डेड सी। ये कहाँ मिला है? ये जो मिला है 2000 साल पुराना हमें डेट पाम का सीड मिला है, जिसका साइंटिफिक नेम है फोएनिक्स डैक्टिलीफेरा। वो हमें किंग हॉर्स के पैलेस में मिला है जो कि डेड सी के पास है। और ये कहाँ, क्यों, कैसे मिला? ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन वहाँ खुदाई चल रही थी ताकि कुछ साइंटिफिक जो पुरानी चीज़ें उसको हम पता लगा सके, ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ये सीड्स मिला जो 2000 साल पुराना था। वो फिर वो जर्मिनेट किया, वो डॉर्मेंसी की कंडीशन में वहाँ पड़ा हुआ था। फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को फॉर्म किया।
So that's all about the seed. Now we are going to study about our last topic, which is known as apomixis and polyembryony. Apomixis and polyembryony, which is our last topic of this chapter, apomixis and polyembryony. Then what is apomixis? Apomixis है क्या? Seeds, although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants such as some species of grasses and asteraceae have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis. The production of seed, for the production of seed without fertilization is known as apomixis. सीड्स के प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के हम उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है, कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी और ग्रास की कुछ स्पीसीज हैं जो सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से वो सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस। हम उस प्रोसेस को क्या किस नाम से जानते हैं? एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। दस apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। तो ये क्या हुआ? एपोमिक्सिस एक तरह का asexual reproduction है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, उसकी नकल उतारता है। There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization। एपोमिक्टिक सीड्स जो होते हैं उनके ग्रोथ का ढेर सारा वेज है, कई तरीके से उन्हें हम ग्रो कर सकते हैं और कुछ सीड्स में कुछ स्पीसीज में डिप्लॉयड एग सेल जो होता है वो बिना रिडक्शन डिवीजन के डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, बिना रिडक्शन डिवीजन और बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के एम्ब्रियो में डेवलप करके वो एपोमिक्टिक सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियोज। और कुछ जो ऐसे स्पीसीज होते हैं प्लांट्स के जैसे कि साइट्रस, जैसे मैंगो हो गया और कुछ साइट्रस फ्रूट हो गया जैसे संतरा हो गया, कुछ नींबू हो गया, ये सब जो साइट्रस फ्रूट होते हैं इनके पास सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। जो न्यूक्लियर सेल होते हैं जो एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए रहते हैं वो आपस में ही डिवाइडिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस के एम्ब्रियो सैक को डेवलप कर देते हैं एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो सैक को डेवलप कर देते हैं एम्ब्रियो में। और इन स्पीसीज में सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियोज, हर एक ओव्यूल के पास कई एम्ब्रियो होते हैं और इसी तरह ऑकरेंस ऑफ मेनी एम्ब्रियोज मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज रिफर्ड टू एज कंडीशन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। जिस कंडीशन में एक ही एम्ब्रियो में ढेर सारे एक सीड में ढेर सारे एम्ब्रियोज पाए जाते हैं, इसी कंडीशन को हम पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated। जो हाइब्रिड वेराइटीज़ के हमारे फूड और वेजिटेबल्स हैं आज के टुडे रेंज में बहुत ही ज़्यादा कल्टिवेट किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उगाए जा रहे हैं और कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेंडमली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। और इनके कल्टिवेशन से जो प्रोडक्टिविटी है फ्रूट्स की और फल्स की वेजिटेबल्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी ग्रो कर गई है। Along with that, if the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character। अगर जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं हाइब्रिड से वो कलेक्ट करके उन्हें फिर से बोया जाए तो जो प्लांट्स प्रोजेनी में मिलेंगे, जो प्लांट्स फिर से ग्रो होंगे वो सेग्रीगेट कर जाएंगे और वो उस हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। इनका सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं इन्हें हर साल ही उगाना पड़ता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। क्योंकि इनको हर साल उगाना पड़ता है हाइब्रिड सीड्स को, इसलिए इनका प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत महंगा पड़ता है और ये सीड्स भी फार्मर्स के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं। इफ दीज हाइब्रिड्स मेड इनटू एपोमिक्टिक्स देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द
हाइब्रिड प्रोजेनी। अगर इन्हीं सीड्स को हम एपोमिक्टिक सीड्स में कन्वर्ट कर दें तो फिर इनमें सेग्रीगेशन भी नहीं होगा और वो हाइब्रिड प्रोजेनी में वो कैरेक्टर्स भी खत्म नहीं होंगे। फिर फार्मर्स इनका यूज कर सकते हैं नए क्रॉप ईयर में, न्यू क्रॉप ईयर में आफ्टर ईयर। उस नए क्रॉप को ईच एवरी ईयर आफ्टर ईयर उसको इस्तेमाल करके उन्हें फिर हाइब्रिड सीड्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एपोमिक्सिस जो होते हैं वो हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एक्टिव विच इज़ गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज। इनका जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो कई लेबोरेटरीज में रेगुलर चल रहा है और एपोमिक्सिस के कारण ही वो जो सीड होता है वो अपने मतलब सेग्रीगेशन प्रोसेस को नहीं करता है, वो अपने कैरेक्टर को लूज नहीं करता है इन द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस प्रोसेस में वो अपने सेग्रीगेशन प्रोसेस और कैरेक्टर्स को लूज नहीं करता है। हेंस द जेनेटिक ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमेटिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज। इसीलिए कई लेबोरेटरीज में ये काम चल रहा है कि एपोमेटिक जीन्स को हाइब्रिड वेराइटीज में इनगल्फ कर दिया जाए, ताकि हम हाइब्रिड सीड्स को हमें हर ईयर कंज्यूम ना करना पड़े, हर ईयर खरीदना ना पड़े। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, इट्स योर चैप्टर्स कम्स टू एन एंड। आज का आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।